गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th क्लास विज्ञान विषय में हम लोग आपका जो है वो छठा पाठ पढ़ रहे हैं, जो कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन था। अब इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे परिवर्तन जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में होते हैं, वो हमने देखा। उनको हम लोगों ने दो कैटेगरीज में बांटने का प्रयास किया कि कौन से भौतिक परिवर्तन होंगे, कौन से रासायनिक परिवर्तन होंगे। और प्रीवियस वीडियो में या पहले के पूर्व के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी पदार्थ की दो तरह के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुणों में जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है बेटा, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुण मैंने आपको बताए थे, जैसे रंग, रूप, आकार, आकृति, अवस्था, ये सब जब बदलते हैं तो ये भौतिक गुण है। भौतिक गुण कभी स्थायी नहीं होते और उत्क्रमणीय होते हैं, दोनों दिशाओं में चलते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। उसके बाद हमने रासायनिक परिवर्तन देखा। तो रासायनिक परिवर्तन का ही टॉपिक आपका ये चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया, एक बार जो चीज़ बन गई सो बन गई, उससे हम लोग वो वस्तु पुनः प्राप्त नहीं कर सकते जिससे हमने परिवर्तन को प्रारंभ किया था। जैसे जब आप खीर बनाने के लिए चावल, चीनी, दूध, काजू, बादाम सब डाल देते हो, तो क्या वापस उससे ये सब चीज़ें अलग अलग प्राप्त कर सकते हो? नहीं ना। ऐसे ही जब दूध से दही बन जाता है, तो क्या आप वापस दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। पूरी तरह से दूध से दही बनता है, दूध से दही बना है, लेकिन दही के गुण पूरी तरह से दूध से अलग होते हैं। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन में पूरी तरह से एक नया पदार्थ बनता है जो रासायनिक संगठन और गुणों में उस पदार्थ से भिन्न होता है जिससे वो बना है। तो इसी को समझने के लिए चलिए आगे की एक्टिविटी करते हैं। क्रियाकलाप 6.7 करते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, घोल लीजिए। ठीक है, आधा गिलास पानी लिया है, उसमें नीला थोथा घोला 1 चम्मच। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। चित्र 6.4 देखेंगे। देखिए, ये तो है कॉपर सल्फेट का विलयन, ये वाला जो है वो कॉपर सल्फेट का विलयन, और ये आयरन की ब्लेड डालने के बाद हरा रंग हो गया इसका। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया। ये नीले से कैसा हो गया? हरा हो गया। तो देखिए, क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच की अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। बच्चों, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी कि यहाँ पे ये क्या बना था? कॉपर सल्फेट है और ये आयरन जो है वो क्रियाशील है। इसीलिए जब इसको आयरन की ब्लेड को या कील को हम लोग कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो ये कॉपर की जगह जाके उसको विस्थापित कर देगा और वहाँ खुद बैठ जाएगा। तो इस तरह से नया जो पदार्थ बना हरे रंग का, वो क्या है? आयरन सल्फेट है। ठीक है, कॉपर वहाँ से क्या हो गया? विस्थापित हो गया है। तो इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक क्रिया है। ये पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर का है। जो कॉपर विस्थापित किया था वो किस पे जम गया? लोहे पे। इसीलिए पत्ती जो है वो लोहे की वो कैसी हो गई? भूरी हो गई है। निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। तो इस तरह से दो नए पदार्थ बने कि कॉपर तो कहाँ आ गया? लोहे के साथ, है ना, और जो आयरन था उसका कुछ भाग कहाँ निक्षेपित हो गया? कहाँ चला गया? कॉपर के स्थान, जिससे कॉपर सल्फेट बना, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस क्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, देखेंगे तो ये देखो, हम लोग यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखिए आप, ये कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 नीला थोथा जिसको कहते हैं, प्लस लोहा, हमने पत्ती डाली है, कील डाली, तो इससे क्या बना? आयरन सल्फेट का विलयन। एक तो ये बनी चीज़, आयरन सल्फेट बना, हरा जो है वो, और दूसरा कॉपर का जो निक्षेप था वो कहाँ पर आ गया? पत्ती के ऊपर आ गया।
तो 2 चीज़ें इससे नई बनी हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 6.8। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। सिरका जो है वो नींबू का रस या खट्टा पदार्थ होता है। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। तो इसकी भी देखो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या अभिक्रिया हुई इसकी। देखिए सिरका जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं और खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। ठीक है, अब ये जो निकलेगी गैस बुदबुदाहट के साथ में वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कौन सी गैस होगी बच्चों? बुदबुदाहट के साथ जो निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्लस अन्य पदार्थ बनेंगे इसके अंदर। यहाँ आइए आप देखिए इस तरह से ये जो बुदबुदाहट के साथ निकल रही है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ बुदबुदाहट के साथ निकल रही है वो, और इसमें सिरका प्लस सोडा जब चूने के पानी में से इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये जो निकलने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही चूने के पानी में से प्रवाहित करने पर उसको दूधिया कलर का करती है। तो चलो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से हुई है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 और प्लस जल बनेगा। ठीक है, अभी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। देखिए कई बार कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को जाँचने के लिए जो गैस निकलती है उसको चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं। तो ये मानक परीक्षण है कि अगर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए परिवर्तन बने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? अर्थात वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखो यहाँ से आप रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा कर सकते हो। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि की रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक जैसे डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। यानी जो भी जितने भी नए पदार्थ हमारे सराउंडिंग्स में बनते हैं वो सब किसी न किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही बनते हैं। बच्चों, हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पाद यानी पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित घटनाएं भी होती हैं। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कहीं पे जो है वो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं? अगर नीचे दिए गए पॉइंट्स में से कोई भी घटना घटित हो रही है वहाँ पे बच्चों, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे सबसे पहले यदि अभिक्रिया में से ऊष्मा, प्रकाश या किसी प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए परावैंगनी का निर्मुक्त होना, जैसे कोई भी विकिरण निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है या प्रकाश उत्पन्न हो रहा है अभिक्रिया में, तो इसका मतलब वहाँ पर जो है वो क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और उक्त तीनों चीज़ों का यदि अवशोषण होता है किसी अभिक्रिया में, जैसे कभी कभी किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हम लोग ऊष्मा देते हैं, गर्म करना पड़ता है, तो वहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो भी वहाँ रासायनिक अभिक्रिया मानी जाएगी। इसी प्रकार ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी तरह की कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकल रही थी तो जलती हुई तिल्ली ले जाने के पर पॉप की ध्वनि के साथ जली वो।
अब गंध में परिवर्तन होना, यानी गंध में सुगंध या गंध जैसी भी हो उसमें परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, नई थी गंध और अब वो रिएक्शन के थ्रू आ रही है। रंग में परिवर्तन होना यानी रंग बदल जाना, ठीक है। और किसी गैस का बनना यानी किसी भी गैस का निकलना अभिक्रिया में। तो ये सब चीज़ें, ये सब वो पॉइंट हैं जो ये बताती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इनमें से यदि कोई भी घटना घटित होती है या एक से अधिक घटनाएं घटित होती है कहीं पे, तो वहाँ ये समझा जाता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक भौतिक परिवर्तनों को समझने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप भी करे बच्चों हमने। तो ये यहाँ से आप ये जो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार करेंगे, एक प्रश्न बनता है और उसका उत्तर ये है कि यदि कहीं पर भी ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, गैस का निकलना, तो उक्त घटनाएँ बताती हैं कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये आप करेंगे आज अपनी कॉपी में, ठीक है। और अभिक्रियाएं सब ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आगे भी आपको पढ़नी है, बार बार काम आती है आपके। ओके स्टूडेंट्स।